समझ आया? अभी आते हैं डिस्काउंट अलाउड, यहाँ से ऑपोजिट है थोड़े. डिस्काउंट अलाउड इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज नॉमिनल एंड इनकम, कमीशन पेड इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड इज नॉमिनल एंड इनकम, interest paid is nominal and expense, interest received is nominal and income, rent paid is nominal and expense, rent received is nominal and income, bad debts are nominal and expense, bad debts recovered are nominal and income tax. वापस देखो, आप सीए फाउंडेशन में भी है ना, कंपनी अकाउंट्स आपको आएंगे लास्ट में शेयर्स डिवेंचर्स के बाद. उससे पहले तक पूरा साल आप सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के साथ डील करना. तो वहां पर इनकम टैक्स याद रखना, इनकम टैक्स मतलब पर्सनल एंड ड्रॉइंग्स ऑलवेज. ओके, इनकम टैक्स आया मतलब उसने बिजनेस से कैश निकाल के पर्सनल इनकम टैक्स पे किया, बिजनेस का टैक्स नहीं. ओके, पार्टनरशिप फॉर्म पे होता है टैक्स, बट दैट इज नॉट इनकम टैक्स, दैट पार्टनरशिप का प्रॉफिट पे टैक्स. ओके, तो इनकम टैक्स वर्ड आ जाए, सो दैट इज व्हाट, ड्रॉइंग्स एंड पर्सनल. इट इज लाइक आपका पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स पे सेपरेट टैक्स आता है 30% के हिसाब से. सोल प्रोप्राइटर के प्रॉफिट पे नहीं आता. सोल प्रोप्राइटर का प्रॉफिट पे टैक्स मतलब इनकम टैक्स, वन एंड द सेम. पार्टनरशिप पे आता है बट वो प्रॉफिट वाला टैक्स, इनकम टैक्स. इनकम टैक्स बोले मतलब पर्सनल एंड ड्रॉइंग्स. कीप दैट इन माइंड. Provident fund investments, we did that. Real and assets. Depreciation, nominal expense. Appreciation, nominal and income. Sundry receipt, miscellaneous receipt, sale of scrap, these are all small incomes. So these are nominal and incomes. Okay, then comes the part of personal wale, which are outstanding expense are what? Personal and liability. You know what is that? Expense incur हो चुका है, पैसा देना प्रीपेड और पे कर दिया, बेनिफिट मिलना बाकी. That is personal and assets. Income receivable is personal and asset, benefit मिलना बाकी. Income received in advance, personal and liability. ये चारों क्लियर है? ये क्यों पैदा हो जाते हैं? ड्यू टू विच कंसेप्ट? अक्रूवल. अक्रूवल की वजह से आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल पैदा होता है. व्हाट इज अक्रूवल? Record your incomes and expenses on earned and incurred basis. Received paid basis पे कमाया कितना वो दिखाओ, पैसे बाद में आएंगे चलेगा. इनकम सर्टन होनी चाहिए तो बुक्स में रिकॉर्ड कर देनी चाहिए. एक्सपेंस इनकम हो जाना चाहिए तो बुक्स में रिकॉर्ड हो जाए. पैसे बाद में दो चलेगा. ऐसा क्यों किया जाता है वो भी बताया है ना. नटू का क्या है, उसकी सैलरी 12,000 रुपए साल की है, 1 साल सैलरी नहीं दी, 2 साल सैलरी नहीं दी, तीसरे साल साथ में दी, तो 36,000 का एक्सपेंस दिख जाएगा. आपको लगेगा बड़ा सा लॉस हुआ, पहले 2 साल प्रॉफिट दिखेगा, तीसरे साल लॉस दिखेगा. दैट्स नॉट करेक्ट. काम तो उतना ही हुआ है ना हर साल. उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप क्या दिखाते हो? हर साल 12, ना ज्यादा ना कम. इनकर्ड एक्सपेंस एंड अर्न्ड इनकम, नाइदर मोर नॉर लेस. सो ड्यू टू दिस रीजन दीस 4 अकाउंट्स पॉप अप. अगर पूरे साल में आपका इनकर्ड एक्सपेंस और पेड एक्सपेंस सेम है, पूरे साल में आपका इनकर्ड और पेड एक्सपेंस, तो ये पैदा ही नहीं होंगे अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड. सिमिलरली आपकी अर्न्ड इनकम और रिसीव्ड इनकम सेम है, तो ये रिसीवेबल प्री रिसीव का लफड़ा नहीं है. लेकिन हर एक बिजनेस में ये मिसमैच होते रहता है. अब आपका ही देखो, यू गिव मी फीस, आपका फाउंडेशन स्टार्ट होने से पहले आपने फीस दे दिया कुछ, दैट इज प्री रिसीव. कुछ आप अभी दोगे, दैट इज करंट ईयर्स इनकम. 12th स्टैंडर्ड चालू होने से पहले आपने फीस दे दी, दैट इज प्री रिसीव. दैट्स नॉट एन इनकम फॉर मी. जो आपने लास्ट ईयर फीस पे कर दी थी 12th के लिए, दैट वाज माय लायबिलिटी, दैट बिकम्स माय करंट ईयर्स इनकम. वो मैं उसको प्री रिसीव करके लेस करके लायबिलिटी में दिखाया, वो मेरा इनकम नहीं था. वो कौन सा जाएगा इनकम? दिस ईयर. सिमिलरली मैंने नोट्स प्रिंट किया, राजीव सर ने बुक्स दिया आपको, उन्होंने पहले ही खर्चा कर दिया था, उनका एक्सपेंस है. बट इस साल का वो लास्ट ईयर खर्चा किया था, लास्ट ईयर का था कि ये साल? लास्ट ईयर क्या था? प्रीपेड, हटा दिया एक्सपेंस. ये साल का एक्सपेंस बन क्या है, ऐड हो गया है. गॉट इट? ये सब और डिटेल में जाएंगे हम लोग एनपीओ टॉपिक्स में. तो याद रखना 4 टॉपिक्स, 4 अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल एंड इनकम रिसीव्ड इन ऑल 4 आर पर्सनल एंड एसेट और लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग वेजेस उसी का वेरिएशन दिया हुआ है, पर्सनल एंड लायबिलिटी. सैलरी पेएबल मतलब वही आउटस्टैंडिंग, पर्सनल एंड लायबिलिटी. इज दैट राइट? कमीशन रिसीवेबल, पर्सनल एंड एसेट,
इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, पर्सनल एंड लायबिलिटी, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस, पर्सनल एंड एसेट, accrued interest receivable that is personal and assets, loss on sale of assets, nominal and expense, loss due to fire floods, nominal and expense, profit on sale of asset, nominal and income, compensation, nominal can be expense, can be income also, diya to expense, aaya to income, compensation, allowances, lunch allowance, villa allowance, nominal and expense, conveyance, nominal and expense, neon sign expense, nominal and expense, building maintenance, nominal and expense, extension of building, real and assets, real and assets, extension मतलब 2 माले का बिल्डिंग 4 माले का, या फिर आपने विंग्स बना दिए, मोटर कार, real and asset, repairs to motor car, nominal and expense, विशाल्स लोन, personal and liability, proprietor wife's loan, personal and liability. बिजनेस में हर एक फाइल अलग अज्यूम करना है, फादर लोन, मदर लोन, सिस्टर लोन, वाइफ लोन, ब्रदर लोन, ऑल लोन्स आर सेपरेट, दैट इज पर्सनल एंड लायबिलिटी. थर्ड पार्टी लायबिलिटी, घर का नहीं, घर का खाली ओनर का पैसा, कैपिटल, वो ओनर, वो कैपिटल, बाकी सब थर्ड पार्टी. लाइफ स्टॉक रियल है, तो ऐसा हो फादर लोन, फादर तो हमारे ये कैपिटल हो गया, नहीं ऐसा नहीं. बिजनेस में अभी मैं कोई पार्टनरशिप फॉर्म चालू कर रहा हूं और आई कैन मेक माई सेल्फ एंड माई फादर एज अ पार्टनर, और मेरे को मेरा पैसा नहीं डालना है सपोज कैपिटल, तो आई कैन टेक अ लोन फ्रॉम माई फादर एंड आई कैन शो इट एज फादर्स लोन. भले तुम्हारा घर में खुद का है, लेकिन बिजनेस में फादर्स लोन इज अ सेपरेट लायबिलिटी. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वो लोन चुकाना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट भी चुकाना, और वो उनकी इनकम हो जाए. थर्ड पार्टी, जैसे आप बैंक लोन लेते हो वैसी फ्रेंड्स लोन, वैसी फादर्स लोन, वैसी मदर्स लोन, वैसी ब्रदर्स लोन, सो ऑल थर्ड पार्टी आइटम्स. देन पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड सिमिलर है, पर्सनल एंड लायबिलिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड देखा हमने, नॉमिनल एक्सपेंस हर साल जो आपका सैलरी के जैसे जा रहा है. फिर आते हैं आपके 4 आइटम्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट. इसमें से 3 आपने सीखे. हाँ याद है, इनको ट्रेडिशनल में कहा जाता है वैल्यूएशन कैटेगरी का. और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दैट इज NRDD, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट दैट इज NRFDD, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट है NRFDC, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ये चारों को वैल्यूएशन, ट्रेडिशनल में वैल्यूएशन, मॉडर्न में इसमें से 3 लायबिलिटी है और एक एसेट है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ लायबिलिटी. याद है मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता था घड़ी घड़ी. व्हाट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? आपने ये सारा प्रॉफिट घटाया और लायबिलिटी बढ़ाया. क्यों बढ़ाया? लॉस दिखाया कि क्यों लायबिलिटी बढ़ाया? क्योंकि फ्यूचर में इतना आपको लगता है कि बैड डेट्स हो सकता है, जब फ्यूचर में बैड डेट होगा वो ORDD आपके लॉस को कम करना है. तो RDD जो था दैट वाज अ लायबिलिटी. वैसे ही RFDD, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इज ऑल्सो अ लायबिलिटी. सेम कंसेप्ट, लॉस बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा. PNL to RDD, PNL to RFD, both are what? Liability. What is reserve for discount on creditors? इसका एंट्री होता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर टू PNL. फेक एसेट आप दिखा रहे हो एडवांस में, पता है NRFDC क्या करते थे? डिस्काउंट रिसीव में ऐड करते थे. उसका लॉजिक क्या था? एंटीसिपेटेड इनकम दिखा रहे हो, उसका जर्नल एंट्री होता है NRFDC टू PNL. ये सब आएगा वापस फाइनल अकाउंट चैप्टर में, करेंगे डिटेल में. NRFDC टू PNL मतलब इनकम बढ़ा हुआ है, एसेट बढ़ा. फेक एसेट, फेक एसेट, जेन्युइन एसेट ये फेक एसेट. ये क्या कर रहे हो आप? एडवांस इनकम दिखा रहे हो, और फ्यूचर में जब डिस्काउंट रिसीव होगा एक्चुअली तब ये उस इनकम को कम कर, क्योंकि आपने ऑलरेडी दिखा दिया. और लास्ट वाला आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. व्हाट इज दिस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? दिस इज समथिंग न्यू. ये आप पूरा चैप्टर सीखोगे डेप्रिसिएशन, उसमें मैं वापस बताऊंगा. अभी ब्रीफ में समझ लो कि AC है 50,000, 5 साल की लाइफ, हर साल 10,000 से डेप्रिशिएट करना. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डेप्री? डेप्री टू AC, डेप्री एक्सपेंस बढ़ा, AC एसेट घटा,
40 हो जाएगा, 50 का 40 हो जाएगा। सेकेंड ईयर डेप्री टू एसी 30 हो जाएगा। थर्ड ईयर 20 10 0। दिस इज व्हाट यू हैव लर्न, WDV मेथड ऑफ डेप्री। कंपनीज के लिए ना एक मेथड एडवाइस किया हुआ है स्टैंडर्ड्स में, दैट इज कॉल्ड PFD मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेथड। उसमें क्या करता है कंपनी, एसी लाया 50,000 का, ठीक है, पहला साल 10 से डेप्रीशिएट हुआ है, खर्चा भी हुआ, लेकिन वो क्या करेगा मालूम है, एसी में 50 ही दिखाएगा, 50 माइनस 10 40 नहीं, एसी में 50 दिखाएगा और 10,000 दिखा देगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। व्हाट इज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन? नेगेटिव एसेट। नेगेटिव एसेट कुछ नहीं है, खोखा है, खाली खम है, उसमें कुछ पैसा वैसा नहीं है, खाली इंस्टेड ऑफ शोइंग एसी एट 40 दे विल शो एयर कंडीशनर अकाउंट एट 50 एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एट 10 फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर एसी 50 पे ही दिखेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 20 हो जाएगा। डेप्री अकाउंट अलग है, डेप्री तो हो ही रहा है, वो पीएनएल में जा ही रहा है, बट एसी से माइनस करने के बदले उसको अलग अकाउंट में दिखाया जाएगा। तीसरे साल एसी 50 पे ही दिखेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन हो जाएगा 30 का। तो मतलब आपको कभी भी जानना है कि एसी का करंट वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, तो आपको जो PFD अकाउंट है उसको आप एसी से माइनस करें। तो पहले साल 50 माइनस 10 40, दूसरे साल 50 माइनस 20 30, तीसरे साल 50 माइनस 30 20, चौथे साल एसी 50 पर ही दिखेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिखेगा 40। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ये खाली खोखा अकाउंट है, कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन के लिए बनाया जाता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है आपको कि एसी कितने का है और उस पर जमा हुआ डेप्री कितना है, बस। तो आप जब जर्नल एंट्री मारते हो डेप्री की, नॉर्मली जर्नल एंट्री होती है डेप्री टू एसी, राइट, डेप्री टू एयर कंडीशनर। लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट ओपन करते हो तब एंट्री हो जाती है डेप्री टू PFD। तो डेप्री तो बढ़ रहा है, एसी घट नहीं रहा है, ये जमा हो रहा है, किसमें जा रहा है, PFD। PFD इज अ लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज अ लायबिलिटी। सो बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, इंस्टेड ऑफ शोइंग एसी एज 50 minus 10 40, 40 minus 10 30, 30 minus 10 20, 20 minus 10 10. That's what you do it normally. Instead of doing that, what are you doing? You're showing AC at 50 and first year PFD as 10. Second year AC at 50, PFD at 20. जमा हो रहा है। Third year AC at 50, PFD at 30. And भले ही PFD is a liability, बट फॉर प्रेजेंटेशन आप उसको लायबिलिटी में ना दिखा के एसी से माइनस करके दिखाते हो, जस्ट लाइक RDD। जैसे आप डेटर्स लेस RDD करते हो, वैसे आप AC माइनस PFD करके दिखाते हो। तो पहले साल आप क्या दिखाओगे, AC 50 माइनस PFD 10 तो 40। सेकेंड ईयर AC 50 माइनस PFD 20 तो 30। तीसरे साल AC 50 माइनस PFD 30 20 आउट ऑफ। चौथे साल AC 50 माइनस PFD 40 आउट ऑफ कॉलम 10। इससे फायदा क्या हुआ, नॉर्मल सिनारियो में आपको एसेट की कॉस्ट नहीं पता चलती, यहां पे कॉस्ट भी सामने है और बुक वैल्यू भी सामने, ये दोनों इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली दिखाने के लिए ये PFD अकाउंट ओपन किया जाता है और कुछ यूज नहीं है। समझ में आया फर्क, समझा? पहले वाले सिनारियो में आपको ओरिजिनल कॉस्ट पता नहीं चलता, खाली बुक वैल्यू दिखता है। पहले साल आपने 50 माइनस 10 दिया 40 हो जाएगा, सेकेंड ईयर 40 माइनस 10 दिखेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एसी भी दिख रहा है ओरिजिनल कॉस्ट और उसके जमा हुआ डेप्री भी दिखाई दे रहा है। सो बोलने का मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज व्हाट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, नेगेटिव एसेट, खाली खोखा अकाउंट है, उसमें 1 रुपया पड़ा हुआ है, खाली जो एसेट है उसको माइनस न करने के बदले अलग अकाउंट में, बस। इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्री। This method of accounting is compulsory for companies. Sole और पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी, आप जो कर रहे हो उसमें ये क्या बनता है, ये नहीं बनता, सीधा सीधा डेप्री, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोविजन फॉर डेप्री, वैल्यूएशन एंड लायबिलिटी, बट खोखा लायबिलिटी, फेक लायबिलिटी, उसमें कुछ पैसा वैसा पड़ा, बोलो भाई सर। बट ये लायबिलिटी कैसे, लायबिलिटी क्योंकि नेगेटिव एसेट है ना, एसेट का ऑपोजिट, एसेट से माइनस करते हो, लायबिलिटी बट फेक लायबिलिटी।
एसेट कम हो रहा है, वो एसेट में से माइनस न करने के बदले लायबिलिटी, मतलब Present day. इसमें खाली उतना ही फर्क है ना, इसमें टोटल वैल्यू जो ओरिजिनल है वो भी लिखते हैं, उसमें खाली ओरिजिनल है लिख के नहीं। minus। इसमें ओरिजिनल कॉस्ट और बुक वैल्यू WDV दोनों साथ में, उसमें नहीं। ओके, सॉर्टेड है यहाँ तक। अभी वैसे तो ये प्रैक्टिस होमवर्क था, बट अभी होमवर्क ना करके आप अभी का अभी कर लो, आपके पास टाइम है। हाँ बोलो। बस वैल्यूएशन, लास्ट के 4 जितने प्रोविजंस होते हैं ना, प्रोविजन फॉर डेब्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वैल्यूएशन अकाउंट, ट्रेडिंग, बिकॉज दे आर डीलिंग विद वैल्यूइंग द एसेट एंड लायबिलिटी। NRDC values creditors, NRDD values debtors, neither real nor personal nor nominal, they are valuation। ट्रेडिशनल में वैल्यूएशन चारों, मॉडर्न में 3 are liabilities, 1 is asset। मतलब वैल्यूएशन लायबिलिटी। हाँ, 3 लायबिलिटी है, 1 एसेट है। NRFDC इज एन एसेट। मतलब वैल्यूएशन, मतलब Valuation। वैल्यूएशन एसेट और वैल्यूएशन कर दो करना। चलो ये सॉल्व कर लो, आपके पीछे प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया हुआ है, सॉल्व करो फटाफट। एक 5-10 मिनट्स आराम से देखो पूरा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या है? तुमको फ्यूचर में लगता है कि डेटर्स अभी 50,000, उसमें से शायद 5,000 के डेटर्स पैसा नहीं, तो होने वाला लॉस, तो एज पर कंजर्वेटिज्म वो लॉस अभी दिखा, लेकिन अभी बैड डेट्स नहीं दिखा सकते, डेटर ने कुछ ना नहीं बोला। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग बैड डेट टू डेटर, बैड डेट टू डेटर करोगे तो डेटर घट जाएगा। तो आप क्या करते हो? बैड डेट टू डेटर नहीं करते, आप करते हो PNL टू RD। तो लॉस बढ़ा दिया, PNL डेबिट वाला लॉस बढ़ा और लायबिलिटी में ट्रांसफर किया। मतलब आप इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल को कम कर रहे हो और एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ा रहे हो। आप बोल रहे हो कि फ्यूचर में तो जाएगा, अभी नहीं तो फ्यूचर में जाएगा। तो आप बेसिकली अगर इमेजिन करो बैलेंस शीट को, तो कैपिटल में से आप घटा रहे हो और एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ा। अब जब बैड डेट होंगे नेक्स्ट, तो उसकी एंट्री होगी बैड डेट टू डेट, डेटर घटे। अब ये बैड डेट PNL में नहीं जाए क्योंकि आपने ऑलरेडी PNL को डेबिट किया होगा, तो ये बैड डेट एडजस्ट होगा थ्रू RD। तो जब RDD होता है तब नॉर्मली एंट्री होती है PNL टू बैड डेट, लाइक PNL टू सैलरी, PNL टू रेंट एक्सपेंस। इसकी एंट्री होती है RDD टू। तो हुआ क्या? RDD टू डेट, तो आपकी जो लायबिलिटी थी वो खत्म हुई और सामने वो एसेट भी, फ्यूचर में वो एसेट खत्म। तो RDD क्या था? आपको अभी आपने लॉस बढ़ा के लायबिलिटी में दिखाया और नेक्स्ट ईयर आपका वो लॉस कम किया। क्यों कम किया? क्योंकि ऑलरेडी आपने लॉस किया, नया लॉस कम नहीं, वो लॉस नेक्स्ट ईयर होने वाला था लास्ट ईयर। इसमें प्रोविजन को डाउन लायबिलिटी आएगा, फिर एसेट्स में बी वैल्यूएशन एंड लायबिलिटी। इसमें वाले रियल पर्सनल नॉमिनली करते हैं। हाँ, बट वो वैल्यूएशन दिखाई नहीं देता है, बट है 4 है ना प्रोविजंस, वो वैल्यूएशन कैटेगरी, उसको कोई मेंशन नहीं करता है। रियल पर्सनल नॉमिनल के अलावा चौथा कैटेगरी वैल्यूएशन। आउटस्टैंडिंग वेजेस में मुझे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का કેમ કરે? હવે આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ છે, કોને આપવા છે? વર્કર ને આપવા છે, એનો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અકાઉન્ટ છે, ગ્રુપ ઓફ વર્કર નું રિપ્રેઝેન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ। બાકી આપવા તો વર્કર જ છે, તો હ્યુમન છે એટલા માટે પર્સન। બટ હવે તને અજય ને આપવાના છે, વિજય ને આપવાના છે, રામ ને આપવાના છે, અશોક ને આપવાના છે, બધાનું ગ્રુપ અકાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજ, તો ઇટ ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટિંગ એક વસ્તુ એવી છે જે એસેટના તો લાયબિલિટી હતી બટ ઈ આવે તો બીજા અકાઉન્ટ। હા, એ ડેટર અને બેંક દે આર પર્સનલ બટ એસેટ્સ, मतलब दे आर एसेट्स बट पर्सनल। એટલે નોર્મલી બધા એસેટ રિયલ હોય, બટ ડેટર અને બેંક એક્સેપ્શન છે। ડેટર, બેંક, डेटर क्यों पर्सनल હ્યુમન, બાકી નોર્મલી બધા એસેટ રિયલ હોય except for debtor, bank and prepaid and receivable. These are octro and nominal, expense and nominal.
सब हो गया, नीचे वाला नहीं, दो थे। नीचे भी करना है। हाँ Sales tax, act account. सेल्स टैक्स अकाउंट, सेल्स टैक्स अकाउंट। करूँ डिस्कस वन और टू दोनों। हाँ तो एक्सपेंस इनकम वन है, बट अस्यूम इट इज एक्सपेंस। State government security is not. स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रियल एंड पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल एंड ड्रॉइंग्स। Nominal expense. Sales tax account. Nominal expense. Unexpired insurance. Prepaid. Personal and nominal expense. उनसे बड़े Unexpired insurance real account. पर्सनल अनएक्सपायर्ड इज प्रीपेड। Unexpired है तो अभी चालेंगे। हाँ। ऐसे Real. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल प्रीपेड इंश्योरेंस। Prepaid insurance. खाली चीज है ना, थिंग यू कैन ट्रांसफर। એટલે asset છે પણ personal. हमारा तो कहूँ ना यार प्रीपेड एक्सपेंस। બધા છે asset but personal खाली स्टॉक दिया है ना तो रियल है, प्रीपेड दिया है ना तो personal। स्टॉक ऑफ स्टेशन हाँ मतलब रियल एन एसेट। स्टॉक का मतलब प्रीपेड ही होता है। स्टॉक और स्टेशनरी दिया तो रियल है, प्रीपेड स्टेशनरी दिया तो personal। थोड़ा ट्रेडिशनल का मामला ही, मॉडर्न में सबसे की बीज रिपेयर, नॉमिनल मेंटेनेंस, मशीनरी अपकी बीज, मशीनरी मेंटेनेंस।